जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सीपीयू के मेडिकल प्रोसेस के बारे में एक वीडियो बनाओ कि मेडिकल कैसे होता है। जिनका आपको कल जो रिज़ल्ट आया है, जो मेंस का रिज़ल्ट आया है, उसमें जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उस लिस्ट में जिनका नाम है, इसका मतलब है कि उनको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी से एक अपील करना चाहूँगा, जो कैंडिडेट सीजीएल 2022 से सिलेक्ट हो चुके हैं और उनको कोई पैरामिलिट्री की जॉब नहीं करनी है या बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी की जॉब नहीं करनी है, तो प्लीज़ अपनी प्रेफरेंस ना फिल करें और उस मेडिकल को स्किप करें। तो अब देख लेते हैं कि सीपीयू का पूरा प्रोसेस कैसे होता है। आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, आप इसको ये ना समझें कि एजुकेशन पर्पज से लें इस वीडियो को, ये ना समझें कि कैसे क्या बता रहा है। मैं आपको जो नॉर्मल लैंग्वेज होती है, जो रियल में होता है, वो आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे क्या होता है। नोकनी क्या होता है, वेरिकोज वेन क्या होता है, फ्लैट फुट क्या होता है, कलर ब्लाइंड क्या है, जो नाक में पॉइंट बनता है डीएनएस वाला, वो क्या होता है। तो इसमें मैक्सिमम चीज़ें गर्ल्स के लिए भी सेम होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे को नहीं पता है, तो मैं उस चीज़ के लिए जो फीमेल का मेडिकल होता है वो अलग होती हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ कि मैं आपको क्या क्या डिटेल में आपको बताता हूँ अभी, क्या क्या चेक होता है, कैसे क्या होता है। कोई कुछ चीज़ें हर सेंटर पे अलग अलग तरीके से होती हैं, यानी कि कोई चीज़ पहले हो जाएगी, कोई चीज़ बाद में हो जाएगी, लेकिन प्रोसेस यही होगा। यानी कि चेकअप मैं आपको बताऊंगा, चेक वही चीज़ें होंगी जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे किसी का आइज़ पहले चेक होगी, नोज़ बाद में चेक किया, किसी में टीथ पहले चेक कर लिए, आइज़ बाद में की, आइज़ बिल्कुल लास्ट में की, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये प्रोसेस आगे पीछे हो सकता है, लेकिन चेकअप वही होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, टेस्ट वही होंगे। तो आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ कि मेडिकल का फुल प्रोसेस क्या था। सबसे पहले आपकी एंट्री होगी, फिर आपकी बायोमेट्रिक होगी कि आप ही हैं या नहीं हैं, ठीक है ना। ये पूरे 12 घंटे से ज़्यादा का टाइम भी लग सकता है और इसमें कम का टाइम भी लग सकता है। वो अलग अलग सेंटर पर अटेंडेंस के बेस पे होता है कि किस में कितना टाइम लगता है। तो एंट्री होती है, आपको खाने पीने के लिए आपको मतलब अपना सामान जो है अंदर ले जा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या होगा, आपका ब्लड टेस्ट होगा, आपका ब्लड ले लिया जाएगा। आपको कोई शुगर या डायबिटीज़ या कुछ भी ऐसी कोई बीमारी ना हो जो ज़्यादा हैवी हो और जो बाद में जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, क्योंकि फोर्स में जा रहे हो आप लोग। तो इस चीज़ से दो ही चीज़ चेक करते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट तो किसी को भी नहीं पता चलता बाहर पे कि वो कितने टेस्ट करते हैं, लेकिन मेनली दो का ही पता चलता है कि ये दो टेस्ट ही करते हैं शुगर और डायबिटीज़ के लिए। क्योंकि आप लोग मेडिकल फिजिकल पास करके जाते हैं, तो नो डाउट कि बाकी सब चीज़ें तो फिट ही होंगी, तो इसलिए सेकंड उसी टाइम करते हैं जिस टाइम पे ब्लड लेते हैं, उसी टाइम पे आपका यूरिन टेस्ट होता है। वो क्या करते हैं कि कोई स्टीरॉयड वगैरह नहीं लेता वो अलग से, तो उसमें ब्लड यूरिन में आ जाता है, यूरिन टेस्ट में, या फिर कोई और टेस्ट करते होंगे। ये दो चीज़ हो जाती हैं, लेकिन इनकी जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल एंड में आएगी, सबसे लास्ट में आती है इनकी रिपोर्ट। अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बता देता हूँ, ये दोनों काम होने के बाद में फिर होता है आपका आई टेस्ट। आई टेस्ट क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है। कलर ब्लाइंडनेस कैसे करेंगे, उनके पास एक बुक होती है, ठीक है ना, उसमें डिज़ाइन बना होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए इस तरीके से होता है कलर ब्लाइंड टेस्ट। इसमें किसी में जैसे 12 अक्षर लिख रखा है, 8, ये 6 लिख रखा है, ये 20 है, मतलब ये उनके पास ये क्लियर होता है। ये फोटो थोड़ा हाँ क्लियर नहीं है, उनके पास कोई डिज़ाइन होता है, जैसे ये 57 लिख रखा है, ये 3 लिख रखा है, ये 15 लिख रखा है, ये 74 लिख रखा है, ये 5 लिख रखा है। जैसे अगर आप इनमें से आप नहीं पढ़ पाते, ये 5 लिख रखा है, अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो इसका मतलब है कि आप कलर ब्लाइंड है और आपको उसी टाइम पे अनफिट कर दिया जाएगा, क्योंकि कलर ब्लाइंड का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है ना। और आप इनको पढ़ दोगे तो इसका मतलब है कि आप कलर ब्लाइंड नहीं है। ये एक कोई एप्लीकेशन है कलर ब्लाइंड नाम से, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके आप खुद से भी चेक कर सकते हो इस चीज़ को। सेकंड चलता है कि आई विजन कैसे टेस्ट होता है। देखिए इसमें नियर विजन और फार विजन कैसे चेक होता है। ये फार विजन के लिए वहाँ पे एक वो बॉक्स रख देंगे, इसमें लाइट जलती मिलेगी आपको। सबसे बड़ा लेटर, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर एक लाइन से मिल जाएगी आपको।
और उसमें दूर से आपको बैठा देंगे, एक आँख पे आपको एक चश्मा पहना देंगे और एक पे ब्लैक कर देंगे। तो उससे बोलेंगे एक बार राइट आई से पढ़ो इनको, इस साइड से पढ़ो राइट साइड में। उसके बाद बोल देंगे कि दूसरी आई में आपको और डार्क कर देंगे चश्मा और बोल देंगे कि लेफ्ट साइड से पढ़ो। तो इस तरीके से वो 6/9 6/6 होनी चाहिए आपकी। जो आपकी बेटर आई है, जैसे कोई राइट हैंडेड है तो उसकी बेटर आई कौन सी होगी, राइट आई होगी। तो राइट आई आपकी 6/6 होनी विदाउट ग्लास, ये नेसेसरी है, मैंडेटरी है ये। और जो सेकेंड आई है जो सेकेंडरी है वो आपकी 6/9 भी चल जाएगी। अब नियर विजन को कैसे चेक करते हैं, उनके पास एक बुक होती है, छोटे छोटे अक्षर होते हैं, उनमें मतलब लाइन लिखी होती है कि आप 25 सेंटीमीटर के जो गैप है 25 सेंटीमीटर से आप इसको पढ़ के बताओ। वो एक लाइन होती है कि एक बार राइट आई से पढ़ो, एक बार लेफ्ट आई से पढ़ो, इस तरीके से होता है। अब बात आती है कि वो लेजर कितने टाइम तक, लेजर मोस्टली 2 मंथ तक, 2 मंथ पहले जो है ना हो जाना चाहिए आपका, क्योंकि वो पकड़ में ही आ जाता है। 2 मंथ से कम होता है, 1 मंथ होता है या 1.5 मंथ होता है तो पकड़ में आ जाता है। तो इस वजह से लेज़र आपको कम से कम 2 मंथ पहले करवा लेना चाहिए। लेज़र किस तरीके से पकड़ते हैं, जैसे देखो वो आपको टॉर्च रखेंगे आपकी आई के ऊपर, ये आपकी आई है, यहाँ पे टॉर्च मारेंगे, आपको ये बोलेंगे जो जो आपकी जो है पिपल है इसको पहले इस साइड में लेके जाओ, दोनों को आप लेके जाएंगे, फिर बोलेंगे इस साइड में लेके जाओ, इस साइड में लेके जाएंगे। मतलब इस तरीके से आपसे 4-5 बार वो करवाते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि दोनों को कंसंट्रेट करो नाक के ऊपर, ठीक है, तो ये दोनों आई मिल जाएंगी। इस तरीके से वो चेक करते हैं, ठीक है ना। फिर एक बात आती है स्क्विंट आइज ना हो। स्क्विंट आइज क्या होता है, स्क्विंट आइज जिसको भैंगापन बोलते हैं ना, वो अलाउड नहीं है इस चीज़ में। जो सीपीओ का मेडिकल होता है किसी भी फोर्सेज में अलाउड नहीं है स्क्विंट आइज। जो भैंगापन होता है, जो एक आई मतलब सेम डायरेक्शन में ना हो, दोनों स्ट्रेट उसमें नहीं हो, एक आई दूसरे को देखते हुए, तो उस तरीके से होता है। बर्थ मार्क का कुछ डाउट चल रहा था कि आई में बर्थ मार्क है, तो बर्थ मार्क अगर उनकी पकड़ में आ गया, मतलब हल्का फुल्का है तो उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा बड़ा है और अलग से दिख रहा है तो आपको अनफिट कर देंगे, उसमें आई में बर्थ मार्क अलाउड नहीं है। अब आपको ले चलते हैं कि कान का किस तरीके से चेक होता है। देखो सबसे पहले अपना ईयर क्लीन करवा के जाना, ईयर वैक्स को जो है क्लीन करवा के जाना, उनको मेम्ब्रेन क्लियर, जो कान का पर्दा होता है वो आप उनको क्लियर दिखना चाहिए। वो ईयरिंग किस तरीके से करते हैं नॉर्मली बात करके देखेंगे एक बार तो, ठीक है। फिर लेकिन जो मेन वो करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, जैसे राइट साइड में है, राइट साइड में आपका कान को ओपन रखेंगे और लेफ्ट साइड के कान पे ऊपर एक वो पेज लगा देंगे, पेज के ऊपर हल्की हल्की पेंसिल घुमाएंगे, थोड़ी थोड़ी आवाज़ होती रहेगी और वो कुछ वर्ड बोलेंगे एक दूसरे कोने में खड़े होके, और वो आपको जो राइट आई राइट जो ईयर होगा, जो राइट कान होगा, उससे आपको बताना है कि उसने क्या बोला है। और सेम प्रोसेस दूसरी साइड से करेंगे, आपको राइट ईयर के ऊपर वो एक कागज़ लगा देंगे और उसके ऊपर पेंसिल से धीरे धीरे वो कुछ ना कुछ मतलब चलाता रहेगा, कुछ ना कुछ लिखता रहेगा, और आपको लेफ्ट ईयर से उस आवाज़ को सुनना है कि उसने क्या बोला है और वो आपको बताना है। तो 600 सेंटीमीटर का होता है ये मिनिमम, कि 600 सेंटीमीटर की आपकी ईयरिंग होनी चाहिए। ये आपका ईयर में होता है और इसमें ईयर में वो कुछ अलग से नहीं होता। नोज़ में क्या होता है, आपका डीएनएस चेक करते हैं। देखो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसका ऑपरेशन होता है, ये सीधी होनी चाहिए, ठीक है ना, ये फिट है, ये अनफिट है। ये आपको 20 से 22 दिन पहले भी अगर आप वो करवा लोगे ना तो भी ठीक हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। नाक का हो चुका है, अब आपको टिथ का बता देता हूँ। देखो एक तो आपको जो कैविटी होती है वो ना हो ज़्यादा, जो आपके दांत पीले पड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे, और ये जो गुटखा वगैरह खाते हैं इस चीज़ में आपको अनफिट कर देंगे। सेकंड चीज़ आपके होने चाहिए, जैसे 32 दांत होते हैं तो आपके मिनिमम 28 ठीक होने चाहिए। अगर आपके इससे कम होंगे तो आपको जो है पॉइंट बना देंगे और फिर रीमेडिकल दे देंगे। उसके बाद कैप, जैसे कोई 28 27 28 एक दो दांत में आपकी अगर कैप भी है तो उसमें वो कुछ करते नहीं है, वो उसको ठीक मान देते हैं, उसमें इतना ध्यान नहीं देते। उसके बाद क्या होता है, बीएमआई होता है, हाइट वेट का होता है। हाइट वेट कैसे होता है, आपका जो वेट है ना तो अंडर वेट हो ना ही वो ओवर वेट हो, ठीक है ना। आपको एक बीएमआई वो होता है, गूगल पे आपको मिल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये होता है बीएमआई का चार्ट जो होता है, ये फीमेल के लिए है और ये मेल के लिए है, ठीक है ना। जैसे अब मैं आपको दिखा देता, किसी की हाइट मान लो
176 सेंटीमीटर है। एज कितनी है? 18 से 22 के बीच में है। हालांकि 20 से नीचे तो अलाउ नहीं है, तो आप 23 लगा लो, 23 की हाइट है। तो उसका जो वेट होगा वो 58, 58.5 से 71.5 के बीच में होना चाहिए। ना तो 58.5 से कम होना चाहिए, ना ही 71.5 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसमें आप थोड़ा 1-2 किलो होता है तो छोड़ देते हैं, क्योंकि लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आपका 5 से 7 किलो अगर अंडर वेट हो या फिर ओवर वेट हो तो उसमें पॉइंट बना देते हैं और आपको रीमेडिकल दे देते हैं। और एक दिन में आप 5 किलो वेट नहीं तोड़ सकते, ये एक इम्पॉसिबल है, ना ही आप गेन कर सकते। तो वहाँ पे आपको अनफिट कर देते हैं। ये वेट का BMI का जो प्रोसेस था वो था। अब आपको आगे ले चलते हैं। ये सब जो नॉर्मल टेस्ट थे वो हो चुके हैं। अब नॉर्मल बॉडी चेकअप होता है, आपके कपड़े उतरवा देंगे, आपको सिर्फ अंडरवियर में रखेंगे। तो किस तरीके से होता है? सबसे पहले आपको चेक करते हैं आपका BP कितना है। सबसे ज़्यादा जो बच्चे बाहर होते हैं वो आपको BP में और ECG में होते हैं। ECG, सॉरी मैंने इसमें लिखा नहीं है, मैं भूल गया। ECG को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। BP में आपकी हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है। जैसे आप नर्वस होते हैं तो आपकी या तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी या बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। अगर आपकी हार्ट बीट 140 से BP 140 से ऊपर मिलता है आपको तो भी आप अनफिट कर दिए जाओगे, और 90 से कम मिलता है तो भी आप अनफिट कर दिए जाओगे। ठीक है ना। BP तो नॉर्मल किसी भी मेडिकल स्टोर पर भी अगर आप चेकअप करवाना चाहो तो आप करवा सकते हो। वो वहाँ पे क्या करते हैं, पहले खुद से 3-4 बार चेक करते हैं अगर मान लो आपका एबनॉर्मल है तो, और उसके बाद एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भी चेक करवा लेते हैं। लेकिन वो उसकी रिपोर्ट को मानते नहीं है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आपका ठीक आ गया BP तो वे वापस आके अपने खुद का चेकअप करते हैं, और थोड़ा बहुत होता है तो कर देते हैं। वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है, आपके लक पे डिपेंड करता है कि आपको फिट बताते हैं या अनफिट कर देते हैं। और रही बात ECG की, ECG किस तरीके से होता है देखो। ECG एक मशीन होती है, मशीन से होता है ECG। आपके आर्ट पे, आपके दिल के चारों साइड में मतलब 5 से 6 ट्यूब लगा देंगे रबड़ की। आपके हाथ में लगा देंगे, आपके पैर में लगा देंगे, मतलब दोनों पैरों में और दोनों हाथों में लगा देंगे, उंगलियों में लगा देंगे। तो उस तरीके से फिर आपकी ये देखेंगे कि ब्लड आपका पूरा सर्कुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसमें एक चार्ट सा आएगा ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो चार्ट किस तरीके से चल रहा है वो देखा जाता है। वो शायद 72 होता है उसके, अगर आपके 72 के आसपास हैं, जैसे उसमें 65 और 80 का शायद होता है कुछ इस तरीके से। अगर आपका 65 से ज़्यादा है और 80 से कम है तो ही आपको फिट करते हैं। अगर आपका बहुत ज़्यादा एक्सीड में है तो आपको अनफिट कर देंगे। आपको नॉर्मल रहना है, आपको डरना नहीं है। अगर आप डरोगे तो आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, और आपको अनफिट कर देंगे। क्योंकि इस चीज़ का सोल्यूशन, हाँ सोल्यूशन है इसका। आप डॉक्टर से प्रिकॉशन लेके आप गोली ले सकते हो, एक दवाई आती है, आप उसको टैबलेट लेके और आपको 2 से 3 घंटे के लिए आपको ठीक कर देंगे। अगर मान लो बाई चांस पहले दिन आप जाते हो और आपको पॉइंट बना दिया जाता है ECG का, तो आप नेक्स्ट डे वो टैबलेट लेके और उसको ठीक करवा सकते हो। तो ये इस तरीके से, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको डरना नहीं है। अगर आप डरोगे तो ही आपके साथ ऐसा कुछ होगा, बाकी कुछ नहीं होता। अब आगे चलते हैं। आगे आता है एंड एंगल। हाथ का एंगल किस तरीके से होता है, वो करवाते हैं सीधा हाथ को, यहाँ पे बैंड है ये कोण, तो 20 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये, ठीक है ना। अगर आपका 20 डिग्री से ज़्यादा हो, उनका कुछ अलग से एक वो एंगल नापने के लिए होता है स्केल, तो उससे नाप लेते हैं। और आपके एंगल 20 डिग्री से अगर ज़्यादा होगा तो आपको उसमें पॉइंट बना देंगे और आपको अनफिट कर देंगे, क्योंकि एंड एंगल को आप ठीक नहीं कर सकते, ये एक परमानेंट पॉइंट होता है। फिर आपकी फिंगर्स की बारी आती है। फिंगर्स आपकी सीधी हो, कोई कटी हुई वगैरह ना हो, कोई एक्स्ट्रा फिंगर ना हो तो भी आप चल जाएगा। लेकिन अगर आपकी एक्स्ट्रा फिंगर है या कोई फिंगर कटी हुई है, या ज़्यादा चोट लगी थी तो उसमें नाखून नहीं है या कुछ और, मतलब आपकी मुड़ नहीं रही है, बैंड नहीं हो रही है फिंगर, तो आपको अनफिट कर देंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, चेस्ट चेक करते हैं। चेस्ट में क्या है, जैसे कभी कभी चेस्ट निपल जो है ना, ब्रेस्ट निपल, वो छोटे बड़े हो जाते हैं तो उसमें वो आपको अनफिट कर देंगे। वो आप एक साइड से देख लेना। और कभी कभी क्या होता है, चेस्ट एक साइड से ज़्यादा फुली हुई है और एक साइड से कम होती है, यानी कि ऊपर नीचे होती है, तो भी आपको अनफिट कर देंगे। मतलब अनफिट वो पहले पॉइंट बनाएंगे, रिव्यू मेडिकल में जाएंगे, अगर बोर्ड आपको फिट कर देता तो ठीक है, वो आपको मतलब पूरा स्पेसिफिक चेक होगा, फिर वो आपकी चेस्ट पूरे अच्छे तरीके से, अगर आप फिट हो गए तो फिट कर देंगे, अनफिट हो गए तो अनफिट कर देंगे। चेस्ट में एक चीज़, आपका एक्सरे भी होता है चेस्ट के टाइम पे। जिस टाइम पे चेस्ट चेक होती है, वो एक्सरे किस लिए होता है कि आपको कोई कफ वगैरह ना हो, कोई टीबी वगैरह की कोई ज़्यादा डेंजरस बीमारी ना हो, उस चीज़ के लिए चेक करते हैं। लेकिन इसमें कुछ बहुत ज़्यादा क्या होता है कि एक्सरे में अगर आपको कभी टीबी वगैरह की शिकायत होगी तो उसमें धुंधला धुंधला हो जाएगा, ठीक है ना, आपको क्लियर नहीं दिखेगा, तो आपको कफ की शिकायत हो जाएगी और आपको अनफिट कर देंगे।
फिर उसके बाद नीचे आते हैं तो आता है वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन क्या होता है, जैसे कहीं भी आप ज़्यादा जिम जाते हो या आपको कुछ ज़्यादा ही है तो आपके पैर में या आपके हाथ में कहीं पर नसों का गुच्छा, वेंस का जो है गुच्छा मिल जाएगा। या तो सीधी होती है नसें सभी के हाथों में, लेकिन उसमें गुच्छा मिल जाएगा। देखो आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से। ये फोटोज़ मैंने गूगल से डाउनलोड किए थे आप लोगों के लिए। ये देखो ये होता है वेरिकोज वेन, यहाँ पे इकट्ठी हो गई, ठीक है ना, यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छे से नहीं हो पाता, फिर आपका गुच्छा बन जाता है। तो और क्या होता है कि जैसे आईटीबीपी में है, आपको पहाड़ों पे भेज दिया, माउंटेन पे ज़्यादा सर्दी की वजह से आपका ब्लड रुक गया, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हुआ, तो आपकी डेथ हो सकती है। तो इस वजह से वो उसको अनफिट कर देते हैं। हाँ, इसकी कभी कभी दवाई मिलती है, वो आपके लक पे डिपेंड करता है कि आपको काम करती है या नहीं करती है, क्योंकि कुछ लोगों को दवाई काम कर जाती है, कुछ को नहीं करती। जिसको ज़्यादा होता है उसको वो दवाई काम नहीं करती। तो अगर ऐसा है तो आपको अनफिट कर देंगे। तो आपको आगे ले चलते हैं। नोकनी क्या होता है, जैसे आपके पंजे को बिल्कुल साथ में टच करवा कर आपको खड़ा कर देंगे, और आपके जो घुटने हैं वो आपके टच नहीं होने चाहिए, ना तो आपके बहुत ज़्यादा दूर हो, ना ही बहुत ज़्यादा मतलब मिलने भी नहीं चाहिए। उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर वो एक स्केल होता है, वो उसको उसके अंदर से क्रॉस करवा के देखते हैं। अगर आप वो स्केल उससे क्रॉस हो जाता है तो आप फिट हैं। क्योंकि क्या होता है कि जैसे आपको माउंटेन क्लाइंबिंग करनी होती है तो आप उसमें अगर आपका ये नोक नहीं होगा तो आप चढ़ नहीं पाएंगे, आपको दौड़ने में दिक्कत होगी। भले ही आपने फिजिकल क्लियर करके वहाँ पे गए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है टो एंगल। टो एंगल मतलब पैर के अंगूठे का एंगल होता है। हम आपको एक बार, इसका फ़ोटो नहीं मिला मेरे को। उसमें क्या होता है कि पैर का जो, जैसे ये पैर है तो आपका अंगूठा इस तरीके से मुड़ जाएगा। जैसे आप बहुत टाइट अगर आप शूज़ पहनते हो तो आपके अंगूठा इस टाइप से घूम जाएगा ये, ठीक है ना। ये एक एंगल होता है, 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये। अगर आपका एंगल 30 डिग्री, सॉरी 25 डिग्री होता है, ये 25 डिग्री से अगर आपका एंगल ज़्यादा होगा तो आपको अनफिट कर देंगे। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप इसको टाइट रख सकते हो, थोड़ा टाइट रखोगे पैर को खड़े खड़े, क्योंकि वो आपको टच करने के लिए नहीं बोलते हैं। आपका पैर तो आपका सीधा रहेगा तो आपको कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर उनको डाउट होता तो वो किस तरीके से चेक करते हैं, आपको लिटा देंगे बेड पे और ये बोलेंगे कि पैर को ऊपर कर, पैर को ढीला छोड़, क्योंकि पैर उठाते ही आपका जो अंगूठा होगा वो आपकी उसकी जो नेचुरल पोजीशन होगी वो उसमें चला जाएगा। उठाते ही आप खुद से आप घर पे ट्राई करोगे तो आपको पता चल जाएगा, उठाते ही नेचुरल पोजीशन पे आ जाएगा और वो दिख जाएगा उनको एंगल कितना, वो नाप लेंगे, उससे मेजर कर लेंगे। उसके बाद आता है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट किस तरीके से होता है, ये देखिए ये फ्लैट फुट है कि आपका जो पूरा, वैसे तो जो नॉर्मल पैर होता है वो उसमें इस तरीके से होता है, पैर के नीचे थोड़ा स्पेस होता है, लेकिन फ्लैट फुट में स्पेस नहीं होता। अगर आपका स्पेस नहीं है तो आप फ्लैट फुट है, और फ्लैट फुट का पॉइंट डायरेक्ट पॉइंट होता है, परमानेंट पॉइंट, आप इसको फिट नहीं कर सकते हैं। ये फ्लैट फुट था। अब बात आती है कि प्राइवेट पार्ट्स कैसे चेक होते हैं वह बच्चों में, वो होता है कि प्राइवेट पार्ट्स कैसे चेक होते हैं। इसमें आपकी 3 चीज़ें चेक होती हैं, जैसे टेस्टिस होता है, पाइल्स चेक होते हैं, हाइड्रोसिल टेस्ट होता है। ये किस तरीके से होता है, जैसे आपके टेस्टिस हैं उनको डॉक्टर पकड़ता है और ये बोलता है कि आप खांसी है, या फिर आप, हाँ मतलब खांसी ही बोलता है, सांस जोर से सांस लीजिए। क्या क्या होता है कि अगर आप खांसते हैं या जोर से सांस लेते हैं तो ऊपर नीचे होते हैं। अगर आपके ऊपर नीचे हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप फिट हैं। अगर आपके हिल नहीं रहे हैं, ऊपर नीचे नहीं हो रहे हैं, वो और डॉक्टरी लैंग्वेज में होता है, तो आप अनफिट कर दिए जाओगे उसी टाइम पे। हाइड्रोसिल टेस्ट क्या होता है, जैसे पेनिस है, पेनिस की स्किन को आप ओपन कीजिए, अगर आप ओपन हो रही है तो ठीक है फिट है, अगर आपकी ओपन नहीं हो रही है तो आप अनफिट हैं। इसके लिए क्या होता है कि आप सेम डे ऑपरेशन नहीं करवा सकते, आप खुद से अपने घर पे आप देख लोगे तो आप नॉर्मल उसमें आपका ऑपरेशन हो जाएगा, और आपको 5 से 7 दिन पहले ऑपरेशन करवाओगे तो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि पॉइंट के लिए आपको एक दिन ही मिलता है, नेक्स्ट डे ही आपका रीमेडिकल होता है, तो आप उस एक दिन में कुछ नहीं कर पाओगे और आप अनफिट कर दिए जाओगे। थर्ड होता है पाइल्स चेक होती हैं, उसमें कि आपको कोई पाइल्स वगैरह की कोई बीमारी ना हो। तो ये प्राइवेट पार्ट्स में बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। अगर आप नॉर्मल रहोगे तो सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में आती है बच्चों को, एक तो बीपी में, क्योंकि डर जाते हैं बच्चे, एक ईसीजी में, ठीक है ना। क्योंकि नॉर्मली तो कर देते हैं, वो आपको फिट कर देते हैं। अगर आप कलर ब्लाइंड है तो मैंने आपको परमानेंट जो पॉइंट थे वो भी बता दिए हैं, आपको नॉर्मल पॉइंट थे वो भी बता दिए हैं, और आपको कैसे कैसे चेक होगा वो भी बता दिया है। अगर आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप CGL 22 से सिलेक्टेड हैं तो आप CPO के मेडिकल को स्किप करना प्लीज़, ठीक है ना। अगर आपको फोर्स में नहीं जाना है तो, क्योंकि आपकी एक पोस्ट जो आपको मिल चुकी है तो एक दूसरे बच्चे के घर में भी जो है खुशी आ जानी चाहिए जिसको ज़्यादा ज़रूरत है। तो यही होता है CPO के मेडिकल में।
आपको कंप्लीट वीडियो का पूरा प्रोसेस बता दिया है। अब भी अगर आपको किसी को डाउट हो तो आप मेरे को मैं कमेंट में करके आप जो है पूछ सकते हो, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा कैसे क्या होता है। मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है, इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा। हो सकता है फीमेल के लिए थोड़ा बहुत अलग हो, जो प्राइवेट पार्ट्स वाला उसका मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन मेल के लिए यही सब होता है 99% तक। हो सकता है मैं एक दो चीज़ें भूल गया हूँ तो उस चीज़ के लिए सॉरी, लेकिन मैंने सब कुछ बता दिया है आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।